हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 9th लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क किसी बॉडी को जब रोटेट कराने में जो फोर्स यूज होता है दैट इज टॉर्क। जैसे कि एक बॉडी है, एक बॉक्स है, इसको अगर हम धक्का लगाएंगे तो ये लीनियरली आगे बढ़ता है, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पे आगे मोशन करता है और इस समय जो फोर्स लगता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट फोर्स या लीनियर फोर्स। लेकिन जब किसी चीज़ को घुमाया जाता है ना, उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आता है तो वो टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से ही आएगा ऑब्वियसली। तो उस फोर्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं टॉर्क। तो अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें भी एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। उस टर्निंग इफेक्ट का नाम अभी मैंने आपको जैसे बताया टॉर्क, यानी कि उस डाइपोल में भी एक टॉर्क जनरेट होगा। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी? टॉर्क ऑन और डाइपोल, है ना, डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म वाले में रखा जाएगा तब ये केस हमको देखने को मिलेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो वो केस भी देख लेंगे, है ना। पहले हम टॉपिक को तो समझें। तो सपोज हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से, ठीक है। लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसमें हमें एक डाइपोल को रखना है। तो डाइपोल को मैं जैसे ही रखता हूं, अब डाइपोल ध्यान दीजिएगा, डाइपोल को जब मैं इसमें रखूंगा तो ये इस तरह से रखूंगा कुछ पर्टिकुलर एंगल पर, है ना। डाइपोल में ये कौन सा चार्ज माइनस क्यू, ये कौन सा चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलती है तो प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स फील होगा, प्लस माइनस को खींचेगा यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा। तो जैसे कि ये एक बॉडी है, ये गाड़ी का हैंडल है, तो दो यहाँ पर दो लोकेशन है, ये एक ये पकड़ने के लिए। तो जब हमको गाड़ी का हैंडल यानी कि गाड़ी को मोड़ना होता है तो इस हाथ से सामने की तरफ फोर्स लगाते हैं और इस हाथ से पीछे की तरफ फोर्स को खींचते हैं, ठीक है, उस गाड़ी के हैंडल को खींचते हैं। तो होता क्या है, इसमें इधर, इसमें इधर। अब ये जो फोर्स होता है, सपोज ये प्लस 20 न्यूटन का है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस 20 न्यूटन का होगा। यानी कि यहां पर देखना, एक बॉडी के दो डिफरेंट लोकेशन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाने से उस बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें? टर्निंग इफेक्ट। और इस टर्निंग इफेक्ट का फिजिक्स में एक नाम होता है, दैट इज टॉर्क। ये रहा भाई साहब। यानी कि टॉर्क क्या है? एक टर्निंग इफेक्ट लाने वाला फोर्स होता है, किसी बॉडी को घुमाने में आने वाला फोर्स होता है। तो उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखना, सेम सिचुएशन, एक बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट, एक ये रहा ए, एक ये रहा बी, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक में इधर एक में इधर, है ना। सेम मैग्नीट्यूड का कितना फोर्स लगेगा? ये रहेगा प्लस क्यू ई, तो ये कितना रहेगा? माइनस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इक्वेशन पता है, इतना फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ? Q इंटू ई। तो इतना फोर्स लगता है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इतना फोर्स देखो भाई साहब, ये भी माइनस क्यू ही, ये प्लस क्यू ई। तो डिफरेंट लोकेशन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या है? एक फोर्स ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो टर्निंग इफेक्ट देता है। फैन हमारे रूम में चल रहा है, चल के कहीं जाता तो है नहीं, तो चलने में भी फोर्स यूज हो रहा है, तो फिर वो चल के कहीं जा क्यों नहीं रहा है? तो भाई साहब इस केस में जो फोर्स होता है ना, वो टर्निंग फोर्स होता है। दैट टर्निंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो इस डाइपोल में भी एक टॉर्क आ चुका है। इस टॉर्क का कैलकुलेशन हमें करना है, तो चलिए हम करके देखते हैं। अब टॉर्क का इक्वेशन आपको आना चाहिए भाई साहब, है ना। तो देखना, ये जो लेंथ है डाइपोल के दो पॉइंट्स के बीच की, ये कितनी होती है? 2L, ये लो, है ना। तो हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? टॉर्क निकालना चाहते हैं। और टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है वो पहले आप सीखो। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है ईदर फोर्स, यानी कि कोई एक फोर्स, है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन होती है।
है ना। याद रखना टॉर्क क्या होता है, ईदर फोर्स यानी कि एक कोई सा भी फोर्स, क्योंकि दो डिफरेंट लोकेशन पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो आप कोई सा भी एक फोर्स उठा सकते हो, मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। टू लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि किस लाइन में फोर्स एक्शन दिखा रहा है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये ऐसे इस लाइन में एक्शन दिखा रहा है, मतलब यहां से भी अगर मैं लाइन खींचूंगा ना तो ये इधर ही एक्शन दिखा रहा है, जबकि ये इधर दिखा रहा है। तो अगर एक फोर्स इधर जा रहा है QE वाला प्लस, और एक फोर्स इधर आएगा माइनस QE वाला, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमको ये चाहिए, ना कि ये, है ना, ये वाली नहीं चाहिए हमको। कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसी आगे से कहीं से आ रही होगी, ऐसे, ये देखो, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एक लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। इसका नाम मैं T रख देता हूं। तो बेसिकली जो AT है, AT है ना, AT वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है ना। अकॉर्डिंग टू डायग्राम BT नहीं, AT इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, दो फोर्सेस के बीच की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन है, AT, यानी उनके बीच की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला आप जमा दीजिए। तो जैसे कि टॉर्क मैंने आपको बताया टाउ से रिप्रेजेंट होता है, वेरी गुड। तो टाउ इज इक्वल टू इधर फोर्स, यानी कि कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, चाहे Q प्लस E में ले लीजिए या माइनस E में ले लीजिए, तो हम प्लस में ही लेते हैं। मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है भाई साहब, AT। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि AT की वैल्यू क्या है, यानी कि AT कितना निकलेगा हमारे पास। तो अगर हम AT को निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं इसमें। कैसे ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये देख रहे हो आप, ये जो डाइपोल ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा। तो ये अगर थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, मतलब यहां पर भी थीटा ही है। तो आप देखना थीटा के सामने ये कौन हो गया भाई साहब, परपेंडिकुलर। ये कौन हो गया भाई साहब, बेस। ये कौन हो गया भाई साहब, हाइपोटेनियस। तो मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर कौन देता मुझे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो वहां परपेंडिकुलर आ रहा है तो मैं हाइपोटेनियस को साइन के साथ मल्टीपल में भेज के परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, है ना। तो चलिए देखना, इसके बाद अकॉर्डिंग टू डायग्राम में हम कुछ चीज देखते हैं। ये देख लो, यहां पर ऐसा कुछ ट्राइंगल बना हुआ, ये ऐसा देख रहे हो आप, ये जो थीटा है यहां पर ऐसा, और इसका नाम है B, इसका नाम है A, और यहां पर हमने पॉइंट लिया है T। ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये चाहिए मुझे, तो ये है ना परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हमको पता है कि साइन जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस आपके पास 2L है, देखो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर का नाम क्या रख रखा है आपने, 80 के डिवाइड में 2L आ जाएगा। यानी कि यहां से जो 80 आएगा बच्चों, 80 इज इक्वल टू 2L साइन थीटा आ जाएगा। ये लो 80 मैंने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि ये जो आंसर आया आपका, ये वाला कितना आया, 2L साइन थीटा। बस अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ बाय इक्वेशन 1 पुट करो तो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 80, जो कि कितना आया, 2L साइन थीटा। ये लीजिए एक इक्वेशन आया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, 2L को Q के साथ रख दो, 2L इंटू Q, और यहां आ जाएगा E साइन थीटा। तो बेसिकली टाउ कितना है आपके पास, देख लीजिए, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में 2L इंटू Q की प्लेस पे आप रख सकते हो डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन, यानी कि P, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 2L इंटू Q क्या होता है, P होता है। तो आप रख दीजिए वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। एज वी नो कि 2L इंटू Q जब भी दिख जाए तब आपको ये रखना है, ये हमारा नियम है, ये हमारा रूल है। देन बाय इक्वेशन 3 टाउ बिकम्स
P E sin theta, and this is our final equation for torque when an electric dipole placed in uniform electric field. So this is equation number 4. ये हमको क्या देता है? टॉर्क देता है. This is the expression of torque when the electric dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये इतना इक्वेशन आया भाई साहब हमारे पास. क्या आया है? टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन थीटा. थोड़ा सा और देखना, अगर मैं देखूं तो P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, लगा दो. E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, लगा दो. सामने टाउ क्या होता है? टाउ बेसिकली टर्निंग इफेक्ट देने वाला फोर्स है, तो फोर्स तो वेक्टर ही होता है, यानी कि टाउ पे भी मैं वेक्टर लगा सकता हूं. जब साइन होता है बच्चों, 11th क्लास का कंसेप्ट, जब साइन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यानी कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म. इसको क्या बोलूं मैं? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. देख लीजिए, तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी हुई? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. छोटी छोटी चीजें आती भाई साहब, है ना. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी है. इस वजह से क्रॉस लगता है. आपने 11th क्लास में पढ़ा था, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लाई करो. देखो, दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सामने वाला भी वेक्टर बन जाए, तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सामने वाला वेक्टर ना बने, यानी कि वो स्केलर ही रहे, तो उस केस में डॉट लिया जाता है. और डॉट के साथ कॉस आता है और क्रॉस के साथ साइन आता है. ये चीजें आपको क्लियर रखनी है. चलिए, ये कुछ कंसेप्ट था डाइपोल के लिए. तो आप याद रखिएगा, जब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट वाला एक फोर्स काम करता है, और वो फोर्स वेक्टर होता है, और उसका एक्सप्रेशन ये रहा. यानी कि अब इन दो से आप बता सकते हो. थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आप डाइपोल तो कैसे भी रह सकता है, ये ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि वो डिपेंड करेगा कि ये थीटा कितना है. तो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है टाउ, यानी कि टाउ डिपेंड्स ऑन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल. तो स्पेशल केस पढ़ते हैं इसके हम, है ना. तो स्पेशल केस क्या होंगे देखना बच्चों. स्पेशल केसेस. केस नंबर 1, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डाइपोल भी आपका ऐसा ही रखा हुआ है, देख लो, ये यानी कि ये हो जाएगा -q, ये हो जाएगा +q. हमने देखा कि डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बना रखा है, तो इस केस में टॉर्क कितना होगा? यानी कि ये थीटा कितना हो जाए बच्चों? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन? तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0, एंड साइन 0 कितना होता है? 0, है ना. तो ये 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी कि 0 खत्म, साइन 0 0. तो उस केस में क्या हो रहा है? नो टॉर्क, यानी कि कोई भी टॉर्क नहीं होगा, इस पे कोई भी इफेक्ट टर्निंग नहीं आएगा. ठीक है, ये था केस नंबर 1. अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर. ध्यान देना, केस 2, अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दूं, यानी कि ऐसा रखा हुआ था, इसको पकड़ा, ऐसे कर दिया, जैसे पानी फ्लो होता है ना, तो पानी में जो हमारे पास लकड़ी होती है एक, उसको अगर रखा जाए फ्लो ऑफ वाटर में, पानी के फ्लो में, तो लकड़ी ऐसी है, लकड़ी के 2 सिरे हैं, लकड़ी के 2 सिरों में डिस्टेंस है सेम डाइपोल के जैसे. तो लकड़ी अगर पानी के फ्लो में आप ऐसे रखोगे तो आप देखेंगे कि उस पर एक टॉर्क फील होगा, और लकड़ी अपने आप को अलाइन करना चाहेगी टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, है ना. किसके अलोंग करना चाहेगी? उस वाटर की डायरेक्शन के अलोंग. अगर आप पकड़ के रखेंगे तब तक आपके हाथ पर एक फोर्स फील होगा, और वही फोर्स उसमें टॉर्क देना चाहता है, लेकिन आपने इसको पकड़ रखा है, इसलिए वो उसको टर्न नहीं कर पा रहा है. लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे ना, तो पानी देखना इस लकड़ी को ऐसा कर देगा, और वो फिर बाद में एक जैसा फ्लो. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे होने पे पानी के साथ वो हो गया पैरेलल, और उस केस में एंगल कितना हो गया? 0. तो 0 होने के कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसका मतलब लकड़ी अब नहीं घूम सकती, है ना.
पर अब हमने उस लकड़ी को पकड़ के ऐसे कर दिया, हमारे हाथ पे एकदम फोर्स लग रहा है, दैट इज टॉर्क। तो इस केस में देखना क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है बच्चों, है ना, ये ई तो अभी भी ऐसा ही जा रहा है, लेकिन डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, यानी कि यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और नीचे कौन सा आ गया, माइनस क्यू। कितना एंगल घुमाया इसको, 90, ये रहा। तो 90 डिग्री घुमाने में हम क्या देखते हैं कि इधर प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इधर माइनस है, तो ये प्लस इस प्लस को इधर धक्का मारता, ये इसको इधर खींचता, तो अभी भी इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तभी तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इस केस में देखना, पी ई एंड साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क इस केस में देख लो मैक्सिमम आएगा। इस केस में आपके हाथों पर फोर्स बहुत लगेगा। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है। केस नंबर तीसरा देखना है ना, केस 3 में हमने सोचा कि अगर आपने पहले केस में ऐसा रखा था, दूसरे में ऐसे कर दिया, तीसरे में ऐसे कर लो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जबकि टॉर्क को आपने पलट दिया बच्चों। कैसे पलटा, ध्यान देना, ये इस केस में माइनस क्यू इधर था, अब ये पलट के प्लस क्यू हो गया और माइनस क्यू इधर आ चुका है। अल्टीमेटली आपने इसको इतना घुमाया, कितना घुमाया है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, इस केस में क्या होगा। तो इस केस में हम टॉर्क देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू पी ई एंड साइन 180 एंड साइन 180 अगेन 0 एंड टाउ बिकम्स अगेन 0, मतलब कि 180 पर और 0 पर टॉर्क नहीं मिलता। सिमिलरली लकड़ी को आपने ऐसे रखना है पानी के फ्लो के साथ, तो भी उस पर कोई टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, या ऐसे रख दो तो भी नहीं आएगा। टॉर्क कब आता है, जब आप ऐसे रख दोगे एकदम 90 डिग्री पर या 270 पर रखोगे तो ही उस पर आएगा। इसमें इसका मतलब यहां पर भी क्या है, नो टॉर्क। आगे देख लो, इस केस में, केस नंबर लास्ट जो है हमारा केस 4 है ना, इसमें देखा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 270, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर, अब इसको और घुमा दिया, यानी कि अब ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर ये ऐसा नीचे आ गया है ना, यहां नीचे आया तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, और ऊपर कौन चला गया भाई साहब, माइनस क्यू। तो कितना घुमाया, ये इतना घुमाया, कितना है ये 270, देख लो है ना। तो 270 घुमाने पे जो टाउ आया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 270, और 270 कितना होता है बच्चों, -1, तो टाउ बिकम्स माइनस पी ई, और ये सबसे मिनिमम टॉर्क होता है माइनस साइन के अकॉर्डिंग। अल्टीमेटली देखा जाए ना, चलो माइनस को अगर इसको हटा भी दो, माइनस साइन इतना शो कर रहा है कि भाई इस पे टॉर्क उतना ही लग रहा है जितना 90 डिग्री पे लग रहा था, बस फर्क इतना है कि चार्जेस की रिप्लेसमेंट हो चुकी है, यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ चुका है। तो ये भी एक तरह से मैक्सिमम फोर्स ही है, ये मैक्सिमम टॉर्क ही है ना। इस तरह से हम कुछ चीजें देखते हैं। अब एक चीज और आपको समझना है, मैं आपको 2 केस बताऊंगा, कौन कौन सा वो देखें आप, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एक स्पेशल केस होते हैं, क्यों होते हैं इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखना, तो मैं इसमें से 2 केस को मिटा देता हूं, है ना, 2 स्पेशल केसेस को रहने देता हूं। ये लो, ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका एक्सप्लेनेशन मैं साइड में दूंगा, ध्यान देना। ये जब डाइपोल ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, 0 डिग्री पर रखा हुआ था, है ना, जब मैंने इसको पकड़ा और ऐसे करा और थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, यानी कि थीटा को थोड़ा सा चेंज करा, यहां लाके मैंने छोड़ा, ये वापस आ गया, यहां से ऐसे वापस आ गया, नीचे भी ऐसे किया तो भी वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, चलो देखें। यही वाला केस मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो जब डाइपोल आपने ये कंडीशन में रखा था, तो इसमें आपने इसको पकड़ा और ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ऐसे, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू। इधर कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस, इधर कौन है माइनस, तो प्लस इसको इधर धक्का मारता है, माइनस इसको खींचता है। देखो, तो जैसे ही अब ऐसे रखते हो और ऐसे करते हो, तो ये फोर्स उसको वापस ले आते हैं, वापस ले आते हैं। अगर आप इसको नीचे भी करोगे ना ऐसे, यहां देखो, ये माइनस क्यू और ये कौन है प्लस क्यू, तो अब ये इधर चला जाएगा, समझ में, ये इधर हो जाएगा। देखो, इन पर ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं डायरेक्शन में, ये इसका मतलब ये इस लोकेशन से जाना ही नहीं चाहता ऊपर या नीचे। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में, इसलिए हम कहेंगे कि जो 0 डिग्री वाली कंडीशन होती है ना, दैट इज स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां लिखेंगे, दिस इज द
स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए भाई साहब, तो ध्यान रखना है ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, स्टेबल कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जब उसे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ये वाला केस क्या कहता है, ये उससे थोड़ा अपोजिट है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसके लिए इधर है, लेकिन देखो चार्जेस की कंडीशन चेंज हो चुकी है। कैसे? यहां पर आ चुका है प्लस क्यू, है ना, और यहां कौन है, माइनस क्यू। अब इसको घुमाओ, यानी कि हमने इसको अभी घुमाया था ना, तो अल्टीमेटली हमने डिस्टर्ब किया था, है ना, डिस्टर्ब कर दिया इसको। तो इसको डिस्टर्ब किया तो वो अपनी लोकेशन यानी कि 0 डिग्री को पसंद करता है, इस केस में वापस आ गया। यहां डिस्टर्ब करा के दिखाओ, कैसे कराओगे डिस्टर्ब, इसको पकड़ा और थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ऐसे करने पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही रहेगी, लेकिन ये ऐसे हो चुका है भाई साहब, यहां आ चुका है माइनस और यहां आ चुका है प्लस। देखो मैंने डिस्टर्ब करा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां कौन है, प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां कौन है, माइनस। तो ध्यान देना ये प्लस और ये प्लस, जब आपने इसको पकड़ के ऐसा किया तो आपको क्या लगता है वापस यहां आ जाएगा? नहीं आएगा। इस वाले केस जैसा कंडीशन नहीं होगी वहां, क्योंकि इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको ऐसे किया तो वापस आ गया, नीचे किया तो भी वापस आ गया। इस केस में आप सोच रहे हो कि ऐसे करेंगे तो वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस को ये प्लस खींच लेगा, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाए। देखो पलट गया। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डाइपोल ने अपने आप को पलटा लिया है, ऐसा हो चुका है। तो वो यहां क्यों रहना चाहता है, इसके पास ऐसा क्या है इस केस में 0 डिग्री पर? इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी व्यक्ति नेचर में हमेशा मिनिमम एनर्जी जहां खर्च होगी वहीं रहना चाहता है। अगर आप खड़े हैं, आपको एनर्जी ज्यादा लग रही तो आप बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे हम बैठ जाए तो एनर्जी कम खर्च होगी। बैठे बैठे एनर्जी ज्यादा लग रही तो आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे। तो वो स्टेट जो होती है ना सोने वाली, वो इसकी ये है, यानी कि डाइपोल के लिए 0 डिग्री पर सोने वाली कंडीशन है, उस पर आराम से सो जाता है, उसको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, कोई मतलब ज्यादा नहीं करनी पड़ती, मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती। इसलिए अगर आप इसको डिस्टर्ब कराओगे ना तो वो यहां आ जाएगा इस केस में, यानी कि माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर चला जाएगा। ये वाला केस आ जाएगा वापस, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई ऑफ द डाइपोल। देखो ये होते हैं भाई साहब इसके केस। तो ये अनस्टेबल कंडीशन, ये हो जाती स्टेबल कंडीशन। ये दो कंडीशन स्पेशल होती है टॉर्क के लिए, है ना। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट केस देखिए क्या है। अब एक चीज सीखो बच्चों कि अगर मान लीजिए कि डाइपोल के जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट आ जाए, एक का 4 न्यूटन आ जाए, 4 कूलम आ जाए, एक का 2 कूलम आ जाए, और अगर उनको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए यूनिफॉर्म, तब क्या होगा, है ना। तो कंसेप्ट सीखना है ना। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितनी है तो हम इसको मान के चलते हैं 2 न्यूटन पर कूलम की है, ठीक है। अब एक डाइपोल हमने यहां रखा ऐसा, तो पहली बार में तो इनके जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड था वो सेम था, यानी कि ये +2 कूलम और ये भी था -2 कूलम, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इनका ऊपर फोर्स लग जाएगा। अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कूलम चार्ज पर, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन का फोर्स इन प्लस डायरेक्शन, जबकि इस पर लगेगा -4 न्यूटन का फोर्स इन माइनस डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, डाइपोल सिंपली क्या करेगा, टॉर्क आएगा और ऐसा हो जाएगा। अब ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, बराबर दोनों तरफ, इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, यानी कि अगर इधर का ज्यादा होगा तो इधर जाएगा, इधर का ज्यादा होगा तो इधर जाएगा, जबकि दोनों पे बराबर है तो वो वहीं रुका रहेगा। यानी कि इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है केवल टर्निंग शो कर सकता है, मोशन नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स की वजह से ही वो आगे नहीं जा सकता। अब सुनना, अगर ऐसा हो जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए सोचना कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और वही 2 न्यूटन पर कूलम का है, लेकिन अब जरा सा चेंजेस देखना कि इस पे -2 ही रहने दिया, लेकिन यह +4 कूलम कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही 2 न्यूटन पर कूलम है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा 8 न्यूटन का, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -4 न्यूटन का। अब भाई साहब ये तो अनबैलेंस हो गया, इधर 8 न्यूटन इधर 4 न्यूटन। तो ध्यान देना इस 8 में से 4 माइनस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के कारण, तो बचेगा कितना, 4। वो 4 किसका रहेगा, इस 8 वाले का, यानी कि ये 8 वाली डायरेक्शन में वो 4 न्यूटन उसको ऐसे लेके भाग जाएगा।
तो ये इस केस में ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए इस 8 में से, इस वाले 8 में से जो 4 न्यूटन है वो तो इसको बैलेंस करेगा, यानी कि 4 इसको क्या देंगे, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, पहली क्या कि भाई इस 8 में से 4 न्यूटन इसको टर्न देने में लगता है, फिर जो 4 न्यूटन बचता है उसका क्या है, ये 4 न्यूटन इसको आगे लेके जाता है, आगे लेके जाना है यानी कि लीनियर मोशन। तो टर्निंग इफेक्ट प्लस लीनियर मोशन, ये दो चीजें होंगी इस डाइपोल में। तो ये ऐसे जादू जैसा रहेगा, ऐसे ये ऐसा था तो ये ऐसा टर्न भी होगा और आगे भी बढ़ जाएगा ऐसे आगे। तो दो तरह के इफेक्ट शो करता है इस केस में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से टॉर्क आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो ऐसा रखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ऐसा आपका रखा हुआ है, -q +q। वो यही रहना पसंद करता है क्योंकि ये उसकी स्टेबल कंडीशन है। लेकिन आपने क्या करा, इसको पकड़ के घुमा के यहां कर दिया, यहां -q +q, इतना घुमाया भाई साहब आपने थीटा एंगल। तो शुरुआत में वो 0 डिग्री पर था, यानी कि θ1 की वैल्यू कितनी थी, 0। अब जो फाइनल वैल्यू आएगी θ2 की कुछ न कुछ आएगी, सपोज 30 डिग्री। तो 0 to 30 घुमाने में कुछ न कुछ आपने फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया। तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या वर्क डन हुआ, यस। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल से घुमाने की कोशिश करोगे तो वर्क डन होगा। अब वो कितना होगा वो इक्वेशन से समझिए, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा वर्क डन इन रोटेटिंग और डाइपोल इन यूनिफॉर्म, देखो मैं क्लियर कर देता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए, ये हमारा टॉपिक है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखा जाए और उसको घुमाया जाए किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो डायग्राम को समझना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान देना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल इनिशियली कुछ ऐसा रखा हुआ था, ये -q एंड इट विल बी +q। डिस्टेंस कितनी पता ही आपको, नेचुरल, है ना। अब ये कितने पर रखा है, 0 डिग्री, यानी इनिशियल एंगल कितना है, थीटा इनिशियल कितना है, ये है 0 डिग्री। अब इसको घुमा दीजिए, तो घुमाने में हमने कुछ न कुछ वर्क डन किया। कितना घुमाया, तो ये घुमा के ऐसा हो गया भाई साहब। यहां पर ये वाला चार्ज यहां आ गया, ये वाला चार्ज यहां आ गया, तो वर्क डन, क्योंकि ताकत लगी, फोर्स लगा के आपने उसको डिस्प्लेस करा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक यहां पर एक वर्क डन हुआ, वो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। इतना घुमाया आपने, इसकी वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं, इतना घुमाया। अब ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखना, तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं पहले। देखो, हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये लीनियर केस में होता है। लीनियर केस कैसा, अगर एक बॉक्स को ऐसा सीधा सीधा धकाया जाए, यहां से यहां तक लाके डिस्प्लेस कराया जाए, उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। यहां पर धकाने वाला कोई केस नहीं है, इसमें डाइपोल घूम रहा है तो एंगल की बात होगी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही। फोर्स तो लगेगा, तो यहां का जो वर्क डन आएगा ना, वो फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो एंगल से देखा जाता है। अब यहां इस केस में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट वाला होता है, यानी कि वो टॉर्क होता है। तो इस फोर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा टॉर्क के साथ। तो ये टॉर्क कितना होता है, अभी हमने इक्वेशन निकाला था, कितना होता है आपको पता ही होगा। तो ये इसको मैं अभी टाउ लिख देता हूं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा लिख देता हूं, यानी कि टाउ का मल्टीप्लाई थीटा के साथ होगा, तब जाके वर्क डन आएगा डाइपोल वाले केस में। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो डाइपोल इस केस में था वो इस केस में आता है, यानी कि पहले एंगल θ1 था और वो जाता है θ2 पर। नाउ द वर्क डन on dipole to rotate from
θ1 टू θ2। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर जब शुरुआत में था उस समय θ1 था, जब ये यहां आ गया तो वो θ2 हो चुका है, इतना एंगल चेंज हुआ। तो हम एक काम करते हैं, उसको अगर हम एक झटके से चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो हम उसमें वर्क डन प्रॉपरली निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस उसको यानी कि स्मॉल डिस्प्लेस कराते हैं, छोटा सा एंगल देते हैं, छोटा सा वर्क डन आएगा, फिर इंटीग्रेट करके इनिशियल एंगल θ1 से θ2 तक लिमिट लगा देंगे और हमारे पास कंप्लीट यहां पर वर्क डन आ जाएगा। तो हम इनिशियल कंसीडर करते हैं, कंसीडर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, यानी कि सबसे पहले आपने छोटा सा घुमाया होगा, इतना सा डी थीटा घुमाया, तो वर्क डन जो होगा वो भी छोटा सा होगा। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ये वर्क डन का इक्वेशन होता है। यहां से आप वर्क डन को समझ सकते हो, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाइए, अब देखना बच्चों, तो डी डब्ल्यू निकालने के लिए आपको टाउ की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है, पी साइन थीटा मल्टीप्लाइड डी थीटा। सो दिस इज आवर स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस स्मॉल डी थीटा द डाइपोल। ओके, तो ये हमारा एक स्मॉल वर्क डन आया, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग स्मॉल एंगल डी थीटा, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, बट वी वांट या वी विश टू कैलकुलेट कंप्लीट वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2। देन अब क्या होगा, अब ये होगा कि स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट कर दो θ1 से θ2 की लिमिट लगा के, तो आपके पास कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 क्या है, इनिशियल कंडीशन जहां पर डाइपोल ऑलरेडी होगा। θ2 क्या है, उस लोकेशन से आपने उसको कुछ घुमाया, तो ये कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगे, जी θ1 टू θ2 सॉरी। इसके बाद देखिएगा बच्चों, पी इंटीग्रेट कर दीजिए साइन को, तो साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड θ1 टू θ2 लिमिट्स आ जाएगी, है ना। तो ये वर्क डन आया। माइनस को अगर आप सामने कर सकते हो तो कर दीजिए, यहां बचेगा cos थीटा। अगर लिमिट रख दूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लीजिए, एंड दिस इज अवर वर्क डन। अब सुनिए, अगर मान लीजिए आपका डाइपोल इनिशियली 0 पे रखा है, तो θ1 की वैल्यू 0 रख दीजिए, और θ2 कुछ भी हो सकता है, आप उसको कितने एंगल पर लेके जा रहे हो वो आपका θ2 रहेगा, और θ1 आपका इनिशियल एंगल की भाई पहले वो किस पर रखा हुआ था। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क डन का एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। अब अगर हमारा जो फाइनल एंगल कुछ है और इनिशियल एंगल अगर 0 हो, तब उस केस में ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखना कैसे चेंज होगा, यहां पर देखना, व्हेन द इनिशियल एंगल इज 0 डिग्री, यानी कि θ1 जो आ चुका है 0 डिग्री, और जो θ2 की कुछ वैल्यू होगी तो उसको मैं थीटा मान लेता हूं। देन बाय इक्वेशन इसको कुछ नंबर दे दीजिए, सपोज ये नंबर 3 होगा, है ना। देन बाय इक्वेशन 3 अगर हम यहां पर देखते हैं तो वर्क कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से थीटा पर, तो कितना आ जाएगा, पीई पहला 1 कितना आ जाएगा 0, यानी कि cos 0 इज माइनस, और θ2 कितना है, थीटा है, ये लीजिए, तो पीई ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा,
एंड दिस इज द वर्क डन फ्रॉम 0 टू थीटा एंगल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब आपका डाइपोल अगर 0 डिग्री से इनिशिएट होता है तो हमेशा आपको ये इक्वेशन यूज करना है। फाइनल एंगल आप यहां रख दीजिए, अगर 90 डिग्री पर लेके जा रहा है तो cos 90 रख दीजिए, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा इस केस में। और अगर आपका डाइपोल ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगल पर है, मान लीजिए 45 डिग्री पर है ऑलरेडी, और आप उसको 45 से 90 लेकर गए, तो 45 आपका θ1 हो जाएगा और 90 पर लेके गए तो θ2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं हम। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखना बच्चों। स्पेशल केस क्या होते हैं इसके, कितने एंगल पर हमको वर्क डन मैक्सिमम करना होगा या मिनिमम करना होगा, वो देखना पड़ेगा। स्पेशल केस, ठीक है। पहला केस देखो, केस नंबर 1। अगर मान लीजिए कि आपने उसको डाइपोल को 0 टू 90 घुमाया, तो आपका जो वर्क डन होगा फ्रॉम 0 टू 90 इज इक्वल टू PE। और याद है आपको यहाँ पे कितना था, ये था हमारे पास, अगर देखें तो 1 माइनस और cos थीटा था ना, तो ये आपका हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये था फॉर्मेट। तो PE बिकम्स θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा PE, ये तो 1 हो चुका है, माइनस 0, तो बेसिकली दैट इज PE, यानी कि 0 से 90 घुमाने में आपको प्लस PE वर्क कराना पड़ेगा। तो अगर 0 से 90 के बीच में प्लस PE होता है तो 90 और बढ़ा दीजिए, यानी कि 90 के 2 टुकड़े करके आप बढ़ाएंगे तो आप 180 पर पहुंच जाएंगे। और अगर 0 से 90 में अगर PE हो रहा है तो 0 से 180 में PE का डबल यानी कि 2PE। तो हम देखते हैं केस 2 क्या होता है कि उसको हम लेके जाएंगे 0 से 180 डिग्री पर। तो 0 से 180 डिग्री पर तो PE और पहला एंगल 0 यानी कि cos 0 यानी कि 1 माइनस यहाँ cos आ जाएगा 180 डिग्री। तो W यानी कि वर्क फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री इज इक्वल टू PE, यहाँ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 और ये ऐसा, तो PE माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास 2। तो देख लीजिए वर्क डन फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री कितना आता है, वर्क डन फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2PE। देख लो डबल आया। ये होता है कुछ वर्क डन का कंसेप्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हो और उसको फिर पर्टिकुलर एंगल पर घुमाते हो तो इस तरह से आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो एनर्जी पर बेस्ड है। एनर्जी पर बेस्ड कैसा है चलिए देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि नेचर में हर कोई भी चीज़, हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर जो भी एक हमारे आसपास नेचर में है वो ऐसी स्टेट में रहना चाहता है जहां उसको कम एनर्जी खर्च करना पड़े। यानी कि जैसे मैंने डाइपोल के केस में बताया कि डाइपोल ऐसी जगह आना चाहता है, कहाँ आना चाहता है, आपने इसको घुमाया, छोड़ा, वापस आ गया, मतलब ये उसके लिए सिचुएशन सुटेबल है। यानी कि हो सकता है इसको शायद एनर्जी कम लगती हो। अब एनर्जी की बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ये बॉडी यहाँ रखी है, यह ना ये नीचे रखी थी और इसको मैंने यहाँ से उठाया, अच्छा ये बॉडी नीचे रखी हुई है, अपने आप पड़ी हुई है, तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसी स्टेट में है कि इसको कम से कम एनर्जी लगती है, तभी वो नीचे पड़ी, नहीं तो वो उसमें एनर्जी अगर कम नहीं लगती तो वो ऊपर होनी थी उसको। तो अगर मैं उसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो उस केस में ऑलरेडी उसके पास एनर्जी थी, लेकिन मैंने जब उसको उठा के यहाँ रखा तो उठाने में मैंने वर्क डन किया। क्यों? मैंने इसको पे ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के नीचे से ऊपर डिस्प्लेस करा दिया, यानी कि वर्क डन हुआ। तो जो मैंने वर्क डन किया, मैंने जो एनर्जी खर्च की वो कहाँ गई? वो इस चीज में चली गई है, इस चीज में स्टोर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये तेजी से जाएगी उसी एनर्जी के साथ जितनी मैंने उसको दिलाई। तो मैं जितना वर्क करूंगा, जितना इसको ऊपर ले जाऊंगा, इस लेवल पर, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जितना ऊपर लेके जाऊंगा मुझे उतना वर्क डन करना पड़ेगा और उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसका सबूत ये है कि ऊपर से किसी चीज को गिराओगे, जितना ऊपर से गिराओगे उतना नीचे आके ज्यादा तेजी से हीट करेगा, यानी कि उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सोचो कि हमको एक चीज पता है कि डाइपोल के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमको पता है। तो
अगर मान लीजिए कि हम उसके पास अगर हम एनर्जी की बात करें, यानी कि डाइपोल के पास कुछ एनर्जी होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्या इक्वेशन होगा, अगर उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हम कैसे उसे समझ पाएंगे कि उसके पास एनर्जी है। तो हम एक काम करते हैं, हम उस डाइपोल से थोड़ा दूर चलते हैं इस तरफ। ये तो हो गया एक डाइपोल माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट, ये एल और ये एल, तो टोटल कितनी डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस। तो सोचना किसी बॉडी पर फोर्स कब नहीं लगेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स कब नहीं लगेगा, जब वो किसी फील्ड से बाहर चला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कहां होता है, यहां, ये लो, यानी कि ये इन्फिनिटी रीजन हो गया। यहां पर हम एक चार्ज रखेंगे प्लस क्यू, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है कुछ ना कुछ, बट अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, तो अगर फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से फोर्स भी 0, यानी कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया कि मैं कोई चीज को नीचे से ऊपर उठाता हूं तो मैंने वर्क डन करता हूं, मेरा जो वर्क डन है इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस चार्ज को भी मैं यहां लाना चाहता हूं, तो लाने में जो वर्क डन होगा, इस लोकेशन पर लाने में जो वर्क डन होगा, वो इस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो वर्क डन होगा वो इस चार्ज पार्टिकल पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो मैं इसको लाना चाहता हूं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी वो हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू ई इंटू ई। अभी यहाँ ई 0, दैट्स ओके, लेकिन जब मैं लेकर आऊंगा तो अब मैं इसकी फील्ड में आना चाहूंगा, तो जैसे जैसे फील्ड में आऊंगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा, और जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस तरफ फोर्स लगा के धक्का लगाना चाहती, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस तरफ धक्का लगा रही है। तो फिर भी मैं इसको लेकर आता हूं, यानी कि मैं फोर्स लगाता हूं, कितना लगाऊंगा, इतना। तो मैं इसको ला रहा हूं यहां से, ऐसे लेकर आया लेकर आया लेकर आया, इस लोकेशन पर लाके मैंने छोड़ दिया। तो इस लोकेशन पर जो वर्क डन हुआ उसको मैंने बोल दिया W1। कितना वर्क डन हुआ होगा, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, और पॉजिटिव इसलिए भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इधर फोर्स लगा रही थी, लेकिन मैंने अपना क्यू इधर लगाया, यानी कि ये फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो ऑब्वियसली उस समय जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो मैं इन्हें यहां लाके इसको छोड़ दिया। अब सुनना, डाइपोल 2 चार्ज से बनता है, एक चार्ज तो मैं यहां ले आया, कितना, प्लस क्यू, कितना वर्क डन हुआ, इतना, लेकिन एक चार्ज और लाना पड़ेगा ना, माइनस, तो यहां से मैं एक माइनस चार्ज भी लेकर आता हूं। तो माइनस चार्ज को लाया मैं, देखो तो वर्क कैसा होगा, माइनस यहां पर, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ये अगर प्लस W था तो इसको मैं माइनस W ले लेता हूं, यानी कि देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, उतनी ही डिस्टेंस पर ला रहा हूं, बस फर्क इतना है कि उस समय ये माइनस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचना चाहता है, क्योंकि प्लस है तो ये खींच लेगा, तो मुझे इसको रोक के रखना है। तो रोकना मतलब कि मैं छोड़ूंगा तो सडन खींच लेगा, तो वर्क डन कैसे निकाल पाऊंगा, तो मैं इसको खींच के रखूंगा कि भाई तू उधर तेजी से मत जा, मैं तेरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर खींच रही है, लेकिन मैं इसको इधर खींच रहा हूं, यानी कि मेरा माइनस क्यू ई इधर लगेगा, ये इस तरफ। तो अगर मेरा फोर्स इस तरफ उसको खींच के रखने में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रही है माइनस प्लस होने की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर, मैं खींच के रख रहा हूं उधर, दोनों में 180 का एंगल, यानी कि वर्क नेगेटिव आएगा। तो इस केस में नेगेटिव आ गया, यानी कि माइनस चार्ज को भी मैंने यहां लाकर छोड़ दिया। तो दोनों में अगर लाने में वर्क डन देखा जाए तो वो है 0, क्योंकि देखो इसको लाने में प्लस W, इसको लाने में माइनस W, टोटल वर्क डन ऑन बोथ चार्जेस 0, क्योंकि प्लस W माइनस W बिकम्स 0। लेकिन डाइपोल बनाने के लिए इस माइनस क्यू चार्ज को यहां लाना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल करानी, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करानी, 2l डिस्टेंस ट्रेवल करानी, तब जाके मेरा एक सिस्टम तैयार होगा, तब जाके मेरा एक डाइपोल बनेगा। क्योंकि इस माइनस को यहां लाऊंगा, यानी कि प्लस तो यहां रह जाएगा, लेकिन ये माइनस उठ के यहां आएगा, तो ये माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस 2l, यानी कि इस माइनस को मुझे 2l डिस्टेंस और चलाना है, जबकि ये यहीं रहेगा, इस पे अब कोई वर्क डन नहीं करना है, लेकिन इस पे करना है। ये चल के यहां आएगा ना, तब हम देखेंगे कि ये डाइपोल कंप्लीट हो गया है। तो हम ये देखेंगे, नाउ द वर्क डन ऑन चार्ज माइनस क्यू, ठीक है,
कितना होगा। तो इसके बाद जो वर्क डन होगा वो देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लग रहा है तो माइनस क्यू ही लग रहा है साहब, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कराओगे, 12 कराओगे साहब, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये जो वर्क डन आएगा, ये वर्क डन 12 डिस्टेंस कवर कराने में आ रहा है, यानी कि 12 डिस्टेंस कवर कराने में ये वर्क डन आया। तो माइनस क्यू इंटू एल, एक काम करो 12 इंटू क्यू इंटू ई, माइनस साइन आ गया। तो बेसिकली यहाँ जो वर्क डन आया, वर्क डन 2L कराने में ये माइनस, ये कितना हो जाएगा देखो, P हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ PE, ये लो। तो ये वर्क डन आया माइनस चार्ज को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लाने में। तो यहां से यहां लाऊंगा, 12 डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज यहां है, देखो डाइपोल बन गया। तो इनको लाने में मैंने कुछ न कुछ वर्क डन किया, और वही वर्क डन इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये जो डाइपोल तैयार हुआ है, इस डाइपोल पर एक एनर्जी आ गई, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हुई तो टोटल वर्क डन निकाल लो। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे उन दोनों चार्जेस पर, है ना। नाउ द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग both the charges from infinity। तो देखना वर्क डन टोटल वाला, तो यहां से यहां तक पॉजिटिव को लाने में प्लस W, उस माइनस W, फिर एडिशनल वर्क इतना है, प्लस वर्क डन फ्रॉम 2L डिस्टेंस, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो वर्क जो बच रहा है वो इतना, यानी कि माइनस PE, और यही वर्क डन हमको उस डाइपोल में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते हुए मिलेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, सो द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज माइनस ऑफ P, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी देगा। ये लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अभी ये जो मैंने आपको जितना भी बताया है, मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख देता हूं, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, मैंने यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जो मैंने ये आपको समझा पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो चार्जेस को लाकर यहाँ सेटअप तैयार करते हैं एक डाइपोल का, और जब डाइपोल बनेगा तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उन चार्जेस को लाकर। वही चार्जेस तो डाइपोल क्रिएट करते हैं, तो अगर उन चार्जेस को लाने में अगर एनर्जी लगती है, वर्क डन होता है, तो वही वर्क डन उस एक सिस्टम के पास चला जाएगा। कौन सा सिस्टम है, दो चार्ज का, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। बेसिकली वो एनर्जी डाइपोल को ही मिलती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम प्लस चार्ज लेकर आते हैं ये इन्फिनिटी से, तो उस पर प्लस वर्क होता है, प्लस W, प्लस Q चार्ज को लाने में, माइनस Q चार्ज को लाने में माइनस W, यानी कि इतनी सी लोकेशन तक दोनों चार्जेस को लाने में सेम वर्क डन होगा, बस फर्क माइनस का रहेगा। एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव चार्ज को लाने में नेगेटिव वर्क, है ना। लेकिन भाई एक डाइपोल सेटअप कर रहे हो आप, तो एक ही लोकेशन पे दो चार्जेस पॉसिबल थोड़ी होंगे, इसलिए हम माइनस चार्ज को यहां तक लेके आएंगे, थोड़ा और दूर लेके जाएंगे, जबकि प्लस को यहीं रखेंगे, तभी तो हमारा डाइपोल बनेगा। तो इसको जब मैं और लेकर आता हूं, यानी कि वर्क डन ऑन प्लस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्लस W, जबकि माइनस W तो माइनस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हो चुका है, लेकिन उसको थोड़ा और लेके आना पड़ेगा। सेटअप तैयार कर रहे हैं दो चार्जेस का, जिसको डाइपोल कहते हैं। तो कितना लाना पड़ेगा, 2L डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी रखता है, 2L। तो 2L और चला है, तो 2L और चलाने में और ज्यादा वर्क होगा, यानी कि माइनस Q चार्ज पे ज्यादा वर्क होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया है प्लस Q इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, ये रहा पॉइंट B, और द वर्क डन इज प्लस W। सिमिलरली माइनस चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा वो माइनस W हो गया। लेकिन नाउ माइनस Q चार्ज इज ब्रॉट फर्दर, यानी कि उसको और आगे लेके जाना है फ्रॉम पॉइंट B टू A, B से A तक ले जाने में 2L डिस्टेंस ट्रेवल होगी, और फिर वर्क डन जो आएगा फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस QE, डिस्प्लेसमेंट 2L है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2L इंटू Q P होता है, रख दिया, यानी कि ये वर्क डन यहां से यहां तक माइनस Q चार्ज को लाने में होता है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं, दो चार्ज की बात कर रहे हैं। नाउ द टोटल वर्क डन ऑन बोथ चार्जेस, तो
टोटल वर्क डन देखो, प्लस के लिए प्लस क्यू, माइनस के लिए माइनस क्यू, प्लस उसमें एक्स्ट्रा वर्क हुआ तो ये इतना, ये तो कैंसिल हो गया, बचता है W2L यानी कि W2L डिस्टेंस कराने में। तो वर्क डन बेसिकली W2L यानी कि 12 डिस्प्लेसमेंट कराने में वर्क डन कितना हुआ था, -P, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। बेसिकली उसके पास जो एनर्जी स्टोर है वो इतनी हुई माइनस में। तो माइनस सबसे कम एनर्जी होती है क्या? हाँ, कैसे भाई, 0 से इधर आओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस। अब कोई व्यक्ति यहाँ है जिसके पास 0 एनर्जी है और कोई व्यक्ति के पास -3 एनर्जी, बताओ सबसे कम एनर्जी किसके पास है? इसके पास, क्योंकि वो माइनस में। इसलिए देखो, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, नेचर में, कोई भी वस्तु हमेशा ऐसे एनर्जी पे रहना चाहती है जहाँ पे कम से कम एनर्जी लगे, तो डाइपोल वहीं रहना चाहता है और उसकी एनर्जी वही होती। ये कब की है ये पता है? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है डाइपोल, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा हुआ है, तब इसके पास एनर्जी -PE आ रही है। इसका मतलब वो रखा है ना, तो भी उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो लास्ट थोड़ा सा बचा है वो कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ टेबल बनाई है, इसमें हम एनर्जी और वर्क दोनों को सीखेंगे। ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, वो डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, यानी कि ये डाइपोल है 0 एंगल पर, उस समय इसके पास जो एनर्जी होती है वो -PE होती है। अब अगर आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो वर्क डन होगा, और वर्क डन एनर्जी में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई जब डाइपोल के पास ऑलरेडी -PE एनर्जी है, और अब अगर आप थोड़ा सा भी वर्क कराओगे ना, वो भी एक एनर्जी बनाएगा, तो वो वर्क डन जो भी होगा वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो इस वाली एनर्जी में ऐड हो जाएगा। क्योंकि भाई इनिशियली इसके पास इतनी तो है, भले आप वर्क डन कराओ मत कराओ, लेकिन इतनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप जितना भी आप वर्क डन कराओगे ना, वो हमेशा इसमें ऐड होगा। तो देखो, इनिशियली जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे, उस समय पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के पास -PE होती है इनिशियली, ठीक है। उस समय आपने कोई वर्क नहीं करा, इसलिए वर्क डन 0। तो जब दोनों के लिए कॉम्बिनेशन निकलेगा, यानी कि दोनों एनर्जी ही होती है बेसिकली, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, दोनों का सम कर दीजिए तो ये इतनी आएगी, एंड दैट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, अब सुनना, इसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो भाई जब वो ऐसा था उस समय उसके पास इतनी एनर्जी थी, घुमाया तो घुमाने में वर्क डन हुआ, कितना एंगल घुमाया, 90 डिग्री पर लेके गए। तो आपको याद है पिछले वाले फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखना है 0 to 90, तो उस समय जो 90 डिग्री पर आपने घुमाएंगे तो वर्क डन आएगा +PE। उस समय डाइपोल के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि -PE पहले थी, आपने 90 डिग्री पर घुमा के वर्क डन हुआ +PE, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने पे +PE -P कितना आएगा? आंसर 0। यानी कि 90 डिग्री पर डाइपोल के पास कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन वर्क डन होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। तीसरा केस, अब ऐसे से ऐसे किया, फिर ऐसे से ऐसे कर देना है, यानी कि 180 डिग्री पर। तो जब उसको 0 से घुमाया तो 0 में ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, लेकिन आप जब वर्क डन 0 से 180 करते हो, कितना बताया था मैंने? 2PE, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होगा, तो 2PE -PE, तो PE, एंड PE इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखना, इसको 270 घुमा दिया, तो 0 से घुमाया, इतनी एनर्जी तो उसके पास थी, उतना घुमाने में वापस PE आ जाएगा, याद है आपको वर्क डन 270 पर, है ना। तो आंसर वापस 0। तो ये कुछ केस थे, हमने डाइपोल के अलग अलग कंसेप्ट सीखे हैं बच्चों, और उस पर हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी सीखे हैं। हम इन पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे के वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगला जो भी लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ एक थ्योरम होता है, दैट इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।